स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। और हम लोग आज से युद्ध 10 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो युद्ध 10 बैच का आज डे 1 है और हर एक दिन आज डे 1 है, इसलिए पहला लेक्चर जो आएगा वो इकोनॉमी का होगा और दूसरा जो सब्जेक्ट आएगा वो है ज्योग्राफी। यानी कि हर एक दिन हमारा 2 लेक्चर आएगा। ये मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच आएगा वीडियो और ये शाम में 4 से 5 के बीच। ठीक है, ये रोज़ डेली का लेक्चर आएगा और इस तरीके से जब तक एग्ज़ाम यानी 17 नवंबर नहीं हो जाता है, जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोगों ने प्लान देख लिया था 35 डेज तक हम लोग क्या करने वाले हैं, 15 दिन क्या करने वाले हैं, 10 दिन क्या करने वाले हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट 58 डेज में क्या करेंगे। तो हम लोग आज से हमारा डे 1 है और डे 1 में हम लोग देखेंगे पहला इकोनॉमी। इकोनॉमी देखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारा क्या था। तो हमारा आज डे 1 है, तो डे 1 में टॉपिक 1 पहला टॉपिक क्या है हमारा, पहला टॉपिक हमारा था। तो हम लोग अभी का लेक्चर जो है ये फर्स्ट वीडियो है हमारा आज का और इसमें हम लोग आज देखेंगे टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सिंस 1991 हम लोगों सबको पता है कि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, यानी पैसों का प्रॉब्लम। तो उसके बाद से वहाँ पे रिफॉर्म किया गया 99 के बाद। तो देखते हैं कि रिफॉर्म क्यों करना पड़ा। तो उससे पहले हम लोग 99 का बैकग्राउंड जानते हैं कि 99 में क्या था। तो 1991 के टाइम में हमारे जो पीएम थे वो पीवी नरसिम्हा राव, पी नरसिम्हा राव, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पहले क्या थे आरबीआई के गवर्नर। जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, आरबीआई गवर्नर। तो 1991 में पीएम हमारे थे पीएम नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद क्या होता है कि 1991 में जो हम ये प्रॉब्लम क्या है, क्राइसिस में हुआ क्या। क्राइसिस में हम लोग के पास इतना पैसा बचा था जिससे हम लोग मात्र 15 दिन के लिए ही पैसा बचा था। देश को सर्वाइव करने के लिए मात्र 15 डेज के लिए मनी लेफ्ट था हम लोग के पास। 15 दिन के बाद हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग बाहर से कुछ मंगा सके अपने सर्वाइव के लिए, अपने खाने के लिए। और ये भी नहीं था, जो हम लोगों ने बोरो लिया हुआ था, बोरो मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, हम लोगों ने दूसरे देश से जो बोरो लिया हुआ था उसके इंटरेस्ट तक पेमेंट करने का पैसा हम लोग के पास नहीं था। ये भी नहीं था और मनी इतना नहीं बचा था कि हम 15 दिन के बाद हम लोग सर्वाइव कर सकते, खाना अपना पूर्ति देश का कर पाते। इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे देश से बाहर के देश से अपने देश में। ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ क्यों, इसका रीज़न क्या था, पहले हम लोग रीज़न देख लेते हैं कि रीजन्स क्या रहा इकोनॉमिक क्राइसिस होने का। देखो पहला रीज़न जो है वो रहा था एक्सपेंस। एक्सपेंस सरकार ने किस पे किया, खर्चा। खर्च खर्च कहाँ कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब इतना रोज़गार नहीं था, तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को दूर करने के लिए। दूसरा पॉवर्टी यानी गरीबी को दूर करने के लिए। और तीसरा जो पॉपुलेशन हमारा था, जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन था यानी जनसंख्या विस्फोट, एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट को दूर करने के लिए जब सरकार इन सब पे खर्चा किया तो इनसे क्या हुआ क्या कि जो आउटकम आना चाहिए था रिवेन्यू का, जो रिवेन्यू जनरेट होना चाहिए था इस सब चीज़ से, वो रिवेन्यू हुआ नहीं। इससे क्या हुआ, सरकार का पैसा भी खर्च हुआ और रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। अगला पॉइंट था कि हम लोग जो डोमेस्टिक यानी कि घर हम लोग के देश से जो पैसा आना चाहिए था यानी टैक्स से, वो भी नहीं आया। उस टाइम पे टैक्स देने के हालत में कोई था नहीं। दूसरा अगला पॉइंट जो वो था कि फॉरेन करेंसी जो हम लोग बाहर से लेते थे, फॉरेन करेंसी हम लोग जो भी बाहर से बोरो किए वो हम लोग किस में खर्च करते थे, कंजप्शन के लिए, कि गेहूँ, राशन, पानी, इसके लिए खर्च करते हैं। और जब इसमें खर्च करते हैं तो ये तो हमको रिटर्न नहीं देता है। तो क्या हुआ, ये भी हमारा एक्सपेंस काउंट हुआ विदाउट एनी इनकम, विदाउट एनी रिवेन्यू जनरेशन, मतलब रिवेन्यू को जनरेट तो हुआ नहीं। अगला पॉइंट हमारा था कि हम लोग ना तो हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते थे क्योंकि ना उतना फैक्ट्री था, और ना इम्पोर्ट कम कर सकते थे क्योंकि हम डिपेंड थे बाहर के देशों पे।
हमारे देश में उतना कुछ था नहीं, ना अनाज ना हरित क्रांति, ये सब कुछ नहीं था कि ऐसा हरित ग्रीन रिवोल्यूशन ये सब कुछ हुआ नहीं था। तो ताकि हम अनाज के लिए भी बाहर देशों पे निर्भर रहते थे, तो हम लोग को इम्पोर्ट भी ज़्यादा करना होता था और एक्सपोर्ट कम करते थे। तो ना हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते थे क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं जो हम लोग एक्सपोर्ट करें, और इम्पोर्ट भी कम नहीं कर सकते थे क्योंकि पूरा पूरा हम लोग डिपेंड, इम्पोर्ट मतलब होता है निर्यात, आयात करना, और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, जो बाहर से हम लोग पैसे लिए, तो ये बाहर से पैसे जो हम लोगों ने लिया, बोरो जो किया, लोन जो लिया बाहर से, इतना इसका इंटरेस्ट देने का पैसा हमारे पास बचा, और इतना पैसा हम लोग के पास बचा कि मात्र 15 दिन तक ही सर्वाइव कर पाए। तो ये रीज़न था हमारा 1991 के क्राइसिस का। अभी देखते हैं कि इसमें आगे स्टेप्स क्या हुए। इसके लिए स्टेप्स हमारे वित्त मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या लिया, मेजर्स, स्टेप्स क्या उन लोगों ने फॉलो किए। वो लोग गए IBRD। IBRD स्टैंड्स फॉर, मतलब IBRD मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, और IMF के पास हमारे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, हमारा देश गया IBRD यानी वर्ल्ड बैंक के पास और IMF के पास कि हम लोग को क्राइसिस है, हम लोग को प्रॉब्लम पैसे का है, तो थोड़ा कुछ दे करके हेल्प करे। तो हम लोग गए कहाँ, IBRD यानी वर्ल्ड बैंक के पास और IMF के पास कि हमें लोन चाहिए आपसे, और हम लोग अभी प्रॉब्लम में हैं, तो हम लोगों को लोन दीजिए। तो इन लोगों ने लोन देने के लिए तैयार तो हो गए। तो इन लोगों ने लोन देने को तैयार हो, कितना, $7 बिलियन, $7 बिलियन देने को तैयार हुए। लेकिन इसके साथ इन्होंने कंडीशन भी रखा कि हम लोन आपको तभी देंगे जब आप हमें, आप अपने देश में LPG यानी वही लिबरलाइजेशन यानी कि आप उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। जब आप अपने देश में ये लागू करेंगे, उसके बाद ही हम आपको ये लोन दे सकते हैं। लिबरेशन मतलब क्या था कि सरकार जो है वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी बिजनेस में, और सरकार ये भी करेगी कि प्राइवेट लोगों को भी दे मौका, ताकि वो लोग भी अपना कंपनी डाल सकें और जो भी प्रोडक्ट वो सेल करना चाहते हैं वो करें। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जो और देशों को है, और देशों को भी अपने मार्केट में आने का मौका दे, ताकि वो लोग भी अपना प्रोडक्ट्स को, वो भी ग्लोबलाइजेशन मतलब कि अब और भी देशों को मौका दे अपने मार्केट में आने का, अपना प्रोडक्ट्स बेचने का, प्रोडक्ट सेल करने का, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का आपके देश में। तो उन्होंने कंडीशन रखा LPG का, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इंडियन गवर्नमेंट एग्री हुए इस बात के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई उपाय नहीं था। लेकिन उन्होंने कंडीशन लगाया, उन्होंने कंडीशन रखा कि ठीक है आप यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग LPG अलाउ करेंगे अपने देश में, लेकिन साथ में ही कंडीशन ये है कि आप जैसे कि रेल में, आप रेल के लिए, रेल वाला कुछ काम नहीं कर सकते, जैसे रेलवे लाइन बिछाना, ये सब काम नहीं कर सकते, पोस्ट ऑफिस का काम नहीं कर सकते, एटॉमिक एनर्जी, ये सब के लिए आप फैक्ट्री नहीं डाल सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो जो मेजर चीज़ें थी उन पे आप लोग, उसका कंपनी आप लोग यहाँ नहीं डाल सकते। और साथ ही और उन्होंने कंडीशन रखा कि जो भी आपका कंपनी होगा, वो कंपनी मैक्सिमम 49% शेयर ही रख सकता है, और बाकी आपको 51% इंडिया के किसी प्राइवेट कंपनी के साथ लग के काम करना होगा। ठीक है, 51% इसलिए रखा गया क्योंकि इसका शेयर ज़्यादा है, तो इसका ऑर्डर ज़्यादा चलेगा, और फिर 49% कम इसलिए रखा गया क्योंकि ये इसका मैनेजर रोल कम हो। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि बाहर के देश से क्या आया, होंडा, और अपने देश में क्या था, हीरो, दोनों मिलकर क्या हो गया, हीरो होंडा। उसी तरीके से बाहर से आया सुजुकी, और अपने देश का मारुति, दोनों मिलकर क्या हो गया, मारुति सुजुकी। तो इस तरीके से बाहर वाले देशों को अलाउ किया गया अपने देश में
इंडस्ट्री डालने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक एक करके पॉइंट्स को कि लिबरलाइजेशन है क्या चीज़। लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट का जो रोल है एंड लॉ है जो उसका, वो कम हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का इंडस्ट्री के मामले में नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें कुछ लिबरलाइजेशन 1980s में भी था, मतलब स्मॉल स्केल। तो ये सब 1980s में लिबरलाइजेशन रहेंगे, ये सब सारे प्रॉब्लम थे। तो 1980s में भी लिबरलाइजेशन था पहले, मतलब कि उदारीकरण। लेकिन जैसे लाइसेंसिंग लेना, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ओपन करने के लिए, लाइसेंसिंग लेने के लिए क्या ज़रूरी था कि आप सबसे पहले आपको ओपनिंग करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ही आपको लाइसेंस चाहिए, और उसके बाद क्लोजिंग करने का कब आप बंद करने वाले हैं, ऊपर से कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप कितना सेल करेंगे, कितना मतलब बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसको भी आपको बताना होता है उसमें। तो लाइसेंसिंग में सब प्रॉब्लम था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इसमें क्या था, इंपोर्ट जो था उसमें हाई टैरिफ था, मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज लगता था जो भी हम लोग इंपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग के देश में था नहीं उतना गुड्स, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, पहले टेक्नोलॉजी उतना अपग्रेड नहीं था हमारे देश का, तो ये सभी समस्या। फिजिकल पॉलिसी, तो ये सब 1980s में लिबरेशन था, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल पे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। 1991 और लिबरेशन में क्या था, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो रेगुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था उसको कम किया गया, जैसे, और आफ्टर जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे उसको हटाया गया, लिफ्टेड, मतलब या रिमूव किया गया। कुछ को कम किया गया, कुछ को रिमूव कर दिया गया, कि जैसे लाइसेंसिंग में आपको इतना टफ नहीं रहेगा, उसको ईजी कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सक्लूजन था कि आप ये सब काम नहीं करते, कुछ कुछ काम प्राइवेट सेक्टर्स को भी दिया गया कि आप भी अब जैसे टेलीकॉम में आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या किया इसमें, प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया कि आप भी अब क्या कर सकते हैं, जैसे टेलीकॉम में आ सकते हैं। आरबीआई का रोल, आरबीआई क्या क्या सेट्स कर सकता था, जैसे इंटरेस्ट रेट, किसी लोन पे कितना इंटरेस्ट होगा ये आरबीआई सेट कर सकता है। कोई भी बैंक अपने अपने पास कितना मैक्सिमम अमाउंट रख सकता है, कोई बैंक अपने पास मैक्सिमम अमाउंट कितना रख सकता है, इसके बारे में निर्धारण कौन करेगा, आरबीआई करेगा। और कितने तरह के लोन हो सकते हैं, काइंड ऑफ लोन, जैसे जिम्मेदारी किसकी हो गई, आरबीआई की। तो आरबीआई का रोल बढ़ गया, तो इसलिए आरबीआई क्या हो गया, आरबीआई का रोल क्या हो गया, रेगुलेटर से और क्या हो गया, फैसिलिटेट फैसिलेटर। ठीक है, तो ये आरबीआई का रोल हो गया फाइनेंशियल रिफॉर्म में। और फाइनेंशियल रिफॉर्म में क्या हुआ, अब प्राइवेट, अब अगला पॉइंट आता है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में क्या किया गया, पहले समझते हैं फिजिकल पॉलिसी होता है क्या। गवर्नमेंट का टैक्सेशन प्लस कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो प्रॉफिट हुआ है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट्स प्लस इंडिविजुअल का इनकम।
इन दोनों में जो टैक्स लगा उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? केवल कमोडिटीज आप कितना खर्चा कर रहे हैं, केवल कमोडिटीज पे लगता है। अब देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या आया था। फॉरेन क्या हुआ कि हमारा जो रुपीज़ हम लोग बोरो किया इंडियन बैंक से और वर्ल्ड बैंक से, तो हमारा रुपीज़ अंडर वैल्यूड हो गया, डिवैल्यूड। यानी कि $1 में जो पहले अमाउंट था इतना रुपीज़ भी, अब गवर्नमेंट क्या कर सकता था, कंट्रोल कर सकता है कि रुपीज़ का जो डिवैल्यूशन कितना होगा ये मार्केट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मार्केट डिसाइड। ट्रेड में क्या सुधार आया? ट्रेड में क्या सुधार आया लिबरलाइजेशन के बाद? तो ट्रेड रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें क्या क्या सुधार हुए? पहले क्या था, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट ही कर सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन था कि आप इतना संख्या में, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, कि आप इतना संख्या में इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और ये इसलिए किया गया था ताकि हमारा जो डोमेस्टिक यानी हमारे जो भारत का इंडस्ट्री था उसको बचाने के लिए। अगर ज़्यादा इनफ्लो होगा इंपोर्ट बाहरी फॉरेन कमोडिटीज़ का, फॉरेन प्रोडक्ट्स का, तो क्या होगा, ये हमारा इंडस्ट्री जो अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग का उतना तो, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम हुआ कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी था हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री का वो कम हो गया, और कंपटीशन भी नहीं था, इसलिए कंपटीशन नहीं था इसलिए कोई ग्रोथ करने का कोई चांस नहीं हुआ। कंपटीशन भी कम था, कंपटीशन किसी से था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने हाई टैरिफ लगा रखा था, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा था कि इतना संख्या में आप कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को पहले कम किया गया 1991 में, और पूरे तरीके से हटाया गया, और एक्सपोर्ट से भी टैक्स को हटाया गया। तो ये सारे रिफॉर्म थे ट्रेड के लिए, कि ट्रेड में क्या क्या रिफॉर्म किए गए 1991 के बाद। आगे देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का हिंदी होता है निजीकरण। यानी जो पहले गवर्नमेंट कंपनी से वो कन्वर्ट किस में हो गया, अब प्राइवेट कंपनी में। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो गवर्नमेंट अपना ऑनरशिप रिमूव कर ले, और दूसरा जो उसका शेयर्स हैं, सपोर्ट आउटराइट्स है, उसको सेल कर दे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को। ठीक है, इसी को कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, यानी विनिवेश। विनिवेश में क्या होता है, जो हमारे PSU हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, उसको हम लोग उसके शेयर्स को, उसके जो पार्ट्स हैं उसको पब्लिकली सेल कर देता है। और इससे क्या होता है, जब हम लोग इक्विटी के कुछ पार्ट्स को पब्लिकली सेल करते हैं तो क्या होता है, इसका ऑनरशिप किसी प्राइवेट को चला जाता है। ठीक है, फिर वो लोग जो डिसीजन लेना हो वो डिसीजन में शामिल हो सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स। कुछ PSUs हैं जिनको कैसे बांटा गया है, एक महारत्ना, नवरत्न और मिनी रत्न, ये सब कैटेगरीज हैं PSUs के, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के। महारत्ना में कौन कौन से आते हैं, जैसे IOCL। नवरत्ना में कौन कौन आते हैं, जैसे IOCL, SAIL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
नवरत्न में कौन कौन आता है? जैसे हिंदुस्तान अथॉरिटी लिमिटेड और MTNL। मिनी रत्ना में आता है जैसे BSNL, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IRCTC। ये सब मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, PSUs को हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा प्राइवेटाइजेशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके महत्व क्या हुए? फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बढ़ाया गया इसमें, बढ़ा क्योंकि जो भी प्राइवेट लोग हैं वो सोच समझ खर्च करते हैं कि उन लोग सब कुछ कैलकुलेट करके कहाँ क्या खर्च करना चाहिए, किससे कितना बेनिफिट है, इसके हिसाब से। और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को उन लोगों ने लागू किया। इसके साथ क्या हुआ कि जो परफॉर्मेंस था PSUs का, वो बढ़ा। इनफ्लो ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो भी फॉरेन के कंपनी थे, इंडस्ट्री थे, वो सारे का इन्वेस्टमेंट भी इनफ्लो हमारे देश में ज़्यादा बढ़ा। तो ये सब हमारा क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन का फायदा। अगला टर्म है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का हिंदी होता है वैश्वीकरण। इसका क्या होता है कि टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन इकोनॉमी एंड बॉर्डर। तो सारे कंपनी को, सारे कंट्री को अलाउ है कि वो हमारे देश में आके इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक इंडस्ट्री वगैरह कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, हम लोग का नेटवर्क एंड एक्टिविटीज बढ़ा, साथ ही साथ कंपटीशन भी। और जब कंपटीशन आया तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस। ग्लोबलाइजेशन का सबसे मेन मेन जो आउटकम आया वो आया आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि आपने कोई कंपनी डाला हुआ है और आपको कोई सर्विसेज चाहिए। सर्विसेज के हम कहाँ ले सकते हैं, किसी अदर कंट्री से। ठीक है, तो आपको सर्विसेज अगर चाहिए वो अदर कंट्री से, तो उसको कहते हैं हम लोग आउटकम्स। जैसे कि फिल्म मेकिंग, म्यूजिक एडिटिंग, IT सर्विसेज, जैसे BPO, कॉल रिकॉर्डिंग्स। तो ये समय क्या मिले, सर्विस सर्विसेज में से दूसरे वजह से। और इंडिया को इसका फ़ायदा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मजदूरी है, जो वेजेस हैं, वो लो वेजेस रेटेस हैं और स्किल्ड मैन पावर्स इंडिया में ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे अवेलेबल था, तो आउटसोर्सिंग हम लोग इंडिया में क्या हो गया, आगे हुए। इसका हम लोग असेसमेंट देखें, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म हुआ, इसका परफॉर्मेंस क्या रहा, क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ। सबसे पहला, रैपिड ग्रोथ रेट इन GDP। जैसे 1980 से 91 तक जो GDP का ग्रोथ रेट था वो था 5.6%। और 2007 से 2012 में कितना हो गया, 8.2%। ठीक। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज रिजर्व कितना हो गया, 1991 का अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर, इसमें हम लोग के पास है $6 मिलियन। ठीक है। और 2017 से 18 में कितना हो गया, $, 413 बिलियन। जो FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, इसका रेट जो था 1990-91 में था $, 100 मिलियन। और
2017-2018 में हो गया बढ़ करके $30, और इसका परिणाम क्या हुआ कि हम लोग सक्सेसफुल एक्सपोर्टर, किसमें, जैसे मेडिसिन, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स, इसके हम लोग सही एक्सपोर्टर हो गए। यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, हम लोग जैसे फाइनेंस आया, फॉरेन रिजर्व आया, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया मेडिसिन में, आईटी सॉफ्टवेयर में, इंजीनियरिंग गुड्स में, ऑटो पार्ट्स में, तो हम लोग एक्सपोर्ट सही, हम लोग का एक्सपोर्ट सही होने लगा। लेकिन कुछ क्रिटिसिजम्स हैं ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के, जैसे कि ये नॉट एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में उतना बेनिफिट नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी था कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट ही करें, उसमें क्या हुआ, हम लोग कैश क्रॉप्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए बजाय फूड ग्रेन्स के। इससे भी खाने का समस्या, अनाज का समस्या हुआ हमारे देश में। और जो हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट किए, इसमें क्या बताया गया, जो हम लोग जो पार्ट्स बेचे इक्विटी का, उसको लो रेट्स यानी लो वैल्यू दिया गया, उसका वैल्यूएशन में सही नहीं हुआ। ये था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 एलपीजी। नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं ज्योग्राफी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।